नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जीव विज्ञान कक्षा 12 की जो अनसॉल्व्ड पेपर मैं हल करा रहा हूं, जिसमें सेट नंबर 1 मैं चालू किए हूं। और सेट नंबर 1 का जो है ये तीसरा पार्ट है हमारा। ठीक है, तो हम देखते हैं जो है क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक मैंने करा दिया था। तो हम यहाँ पर 6 का तक मैंने क्वेश्चन करा दिया है। 6 का आज स्टार्ट करेंगे 6 का ख से। तो ठीक है, चलते हैं बिना ही देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 6 का ख कह रहा है हमारा कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन यानी कि मतलब आदि मानव से आप क्या समझते हैं। यही कह रहा है ना, जो हमारे पास आदि मानव हैं जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसिन। ठीक है, अब देखिए आदि मानव हमारे पास इसमें क्या लिखना है आपको आंसर में। आदि मानव छोटे छोटे समूहों में रहा करते थे। आदि मानव कैसे रहा करते थे? छोटे छोटे समूह में, ठीक है, ग्रुप से। लेकिन वे किसी एक जगह पर यानी कि मतलब वो एक जगह पर क्या होता था, घर बनाकर नहीं रहते थे। कौन? जो मानव थे, आदि मानव, वे किसी एक जगह घर बनाकर नहीं रहते थे। ठीक है, जब जंगल में किसी एक स्थान पर कंदमूल, फल, शिकार आदि समाप्त हो जाता था तो उनका पूरा समूह दूसरे स्थान की ओर क्या होता था, चल देता था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंदमूल फल खाया करते थे, यदि वहाँ समाप्त हो जाता था उस जगह में ये चीज़, तो वो आगे की ओर चलते थे। ठीक है, चले जाते थे। फिर देखिए, इस तरह वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। हमेशा यहाँ से वहाँ जाते ही रहते थे, इधर से उधर। ठीक है, फिर देखिए, वे जंगलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? जंगलों में। ठीक है, फिर वे जानवरों का शिकार करके उनका मांस भी क्या खाते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़िया अच्छी तरह से इसी को ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अगर आए आदि मानव क्या है तो आपको इसे ही बताना। आदि मानव से अगर पूछ ले कि क्या समझते हैं तो आप यही लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 6वें का ग। देखिए 6 का ग कह रहा है संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है आंसर में, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से क्या हो जाते हैं, संचरित यानी फैल जाते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे हमारे पास एड्स, चेचक, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी आदि, ये क्या है, हमारे संक्रामक रोग हैं। ठीक है, ये रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, विषाणु आदि द्वारा फैलते हैं। फैलते इन्हीं के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। रोग फैलाने वाले कारकों को क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। बहुत पूछा जाता है रोगजनक कौन होते हैं, क्या हैं, तो आप बताइएगा। रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन 6 का घा। क्या कह रहा 6 का घा कि डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर में लिखना है, डार्विनवाद अंग्रेजी प्रकृतिवादी यानी चार्ल्स डार्विन और अन्य लोगों द्वारा विकसित जैविक विकास का एक क्या है, सिद्धांत है। क्या ये जैविक विकास का एक सिद्धांत है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि जीवों की सभी प्रजातियां जो होती हैं, जीवों की सभी प्रजातियां छोटे वंशानुगत विविधताओं के प्राकृतिक चयन के माध्यम से उत्पन्न और विकसित होती हैं, जो छोटे छोटे जो होते हैं जीव। ठीक है, फिर जो व्यक्ति की स्पर्धा यानी कंपटीशन, जो व्यक्ति की स्पर्धा करने, जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को क्या कहती है, बढ़ाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसे डार्विनवाद सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, यानी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। 7वें में क्या कह रहा है, मनुष्य का नर जनन तंत्र, इसका वर्णन करना है। ठीक है, और शुक्राणु निर्माण की क्रिया बताना है।
तो देखिए आंसर में आपको क्या समझना है, नर जनन तंत्र का वर्णन जो है मैंने बता दिया है। मॉडल पेपर प्रश्न 7 आप देख सकते हैं का प्रश्न 7वां, वहाँ आपको मिल जाएगा मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन। ठीक है, हम समझेंगे क्या, शुक्राणु निर्माण की केवल और केवल क्रिया के बारे में। तो लिखना, आपको हेडिंग डालेना है शुक्राणु निर्माण की क्रिया। तो लिखना है सबसे पहले, शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया। शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। नर युग्मक को ही हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको चित्र से ऐसे ही आपको समझाना है अगर कोई पूछे। देखिए कैसे आपको समझाना है। सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, शुक्राणु जन कोशिका है एक, या शुक्राणु जनन कोशिका मान लो, या शुक्राणु जन, बात एक ही है। ठीक है, कभी कभी शुक्राणु जन, कभी कभी शुक्राणु जनन कोशिका लिखा होता है। तो ये शुक्राणु जनन कोशिका जो होती है, शुक्राणु जन कोशिका जो होती है, ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित होती है, यानी 2n होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें जब समसूत्री विभाजन होगा, इसमें जब समसूत्री विभाजन होगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा ये 2 प्रकार की कोशिका बन गई है। अब देखिए जो 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, अब इनमें से क्या होगा, इनमें से जो हमारे पास कोशिकाएं हैं, इनमें से एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। सभी नहीं होती हैं, इनमें से एक है। अब इनमें भी और क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 ही ऐसे कर सकते हैं। इसमें भी आप समसूत्री विभाजन करेंगे तब भी 2n बनेंगे। इसमें भी समसूत्री विभाजन करेंगे तो 2n बनेंगे, लेकिन आपको इतना ही कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आकार में क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, तो ये बन जाती है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। आकार में बड़ी होकर क्या बना लेती है, ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बना लेती है। ये है। ठीक है, अब ये जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बन गई है, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये जो हमारे पास कोशिका हुई है, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बनेगा n और n। क्या बनेगा, n और n। इसे कहते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या होगा, ये हमारे इनमें से फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये प्रकार की हमारी क्या बन जाएंगी, कोशिकाएं बन जाएंगी। अब देखिए यही कोशिकाएं आगे चलकर क्या होती हैं, यही जो होती हैं, ये आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करती हैं। आगे चल क्या बनाती हैं, ये शुक्राणु का निर्माण करती हैं, यही बदल जाती हैं शुक्राणु में। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से क्या समझ सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ की जो प्रावस्था है, कौन सी प्रावस्था है, गुणन प्रावस्था है। क्योंकि यहाँ पर संख्या बढ़ी है, जब संख्या बढ़ती है तो इन्हें बोलते हैं गुणन प्रावस्था। ठीक है, यहाँ पर अकेले थी, 1 से 2 हो गई हैं, 2 से 4 हो जाएंगी, 4 से 8 हो जाएंगी, इसी प्रकार से, तो इन्हें बोलते हैं गुणन प्रावस्था। और जब इनमें से जो कोशिकाएं हैं, इनमें से एक कोशिका जब आकार में बड़ी हो जाती है तो उसे कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। क्या कहते हैं, वृद्धि प्रावस्था। और इसी कोशिका में क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, धीरे धीरे करके ये शुक्राणु का निर्माण कर लेती हैं, तो इसे कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था। ये क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारी कौन सी प्रावस्था है, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रावस्था दिख रही है आपको, ये है परिपक्वन प्रावस्था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये परिपक्वन प्रावस्था है हमारी, और ये पूरी की पूरी आपको शुक्राणु निर्माण की क्रिया है। देख सकते हैं यहाँ पर शुक्राणु बन चुका है, ये बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये हमारे पास क्या कह रहा है, 7वें का अथवा क्वेश्चन है, 7वें का क्वेश्चन 7वां का, कि निम्नलिखित में अंतर लिखिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। पहला है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्री डीएनए, इसमें हमें अंतर लिखना है। तो देखिए अंतर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर डाल लेना है। आंसर डाल के एक तरफ प्लाज्मिड डीएनए, एक तरफ गुणसूत्री डीएनए को कर लेना है। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या लिखना है, प्लाज्मिड डीएनए में ये वृत्ताकार होते हैं। ये कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। जबकि ये गुणसूत्री डीएनए कैसे होते हैं, ये वृत्ताकार और रैखिक दोनों होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लाज्मिड डीएनए, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जबकि ये जो होते हैं, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। कौन, गुणसूत्री डीएनए। इसमें क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट, ये गुणसूत्री डीएनए से छोटे होते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए होते हैं जो, ये गुणसूत्री डीएनए से कैसे होते हैं, बिल्कुल की तरह से छोटे होते हैं इनसे। जबकि ये जो होते हैं इनसे बड़े होते हैं। ये देख सकते हैं, ये प्लाज्मिड डीएनए से बड़े होते हैं।
चौथा पॉइंट इसमें क्या लिखना है, ये डीएनए प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ये प्लाज्मिक डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, ये जीवाणुओं में ही पाए जाते हैं। जबकि गुणसूत्री डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, सभी जीवों के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ये हमारे क्या है, इसका अंतर है। बस आपको इन अंतर में जो है इतना ही जो आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए प्रिय विद्यार्थी, दूसरा कह रहा है एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इनमें भी हमें अंतर बताना था। एक तरफ एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, एक तरफ एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आपको कर लेना है। देखिए सब आंसर में इसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखना है, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम में कि ये एंजाइम डीएनए अणु के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को हटा सकते हैं, यानी काट सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ से काटते हैं डीएनए अणु को, सिरों से। जबकि ये कहाँ से काटते हैं, बीच से काटते हैं। ये एंजाइम डीएनए अणु को कहाँ से, बीच से काटते हैं, जबकि ये सिरे से काटते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, ये डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड को काटते हैं। केवल कितने स्ट्रैंड को, एक स्ट्रैंड को ही काटते हैं, जबकि ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटते हैं, ठीक है। तीसरे क्या है, ये आरएनए अणुओं को नहीं काटते। कौन, ये जो हमारे होते हैं एक्सोन्यूक्लियेज, ये आरएनए अणुओं को बिल्कुल की तरह से नहीं काटते, जबकि ये काट देते हैं, ठीक है। ये आरएनए अणुओं को भी काटते हैं, यही आपको लिखना भी है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 8वां अच्छा क्वेश्चन है कि लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं, रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। यही कह रहा है ना कि सबसे पहले हमें ये जानना यहाँ से यहाँ तक कि लिंग संलग्न लक्षण क्या है, यानी क्या समझते हैं आप। फिर इसके बाद ये है रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वही वर्णन करना है हमें। तो देखिए हमारे पास आंसर में क्या लिखना है, आपको सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है लिंग संलग्न लक्षण। इसमें आपको लिखना है आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, उनके लिंग से संबंधित होती है ये वंशागति जो होती है। अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन्स जो होते हैं लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। कहाँ पर वो स्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर क्या बताएगा, इस प्रकार के लक्षण को लिंग संलग्न लक्षण और उनकी वंशागति को क्या कहा जाता है, लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। यही आपको लिखना है कि हमारे पास सबसे पहले लिखना है आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति। आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। कहाँ संबंधित होती है, उनके लिंग से संबंधित होती है। अर्थात क्या बताया गया है कि जो हमारे पास उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जो जीन्स होते हैं ना, जो जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, लिंग गुणसूत्र जो होता है। लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक एक्स और एक होते हैं वाई, यानी पुरुषों में एक्स वाई होते हैं और महिलाओं में एक्स गुणसूत्र होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया, इस प्रकार के लक्षण को लिंग संलग्न क्या कहते हैं, लक्षण और उनकी वंशागति को क्या कहता है, लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक था। इसके बाद हमें क्या जानना था, दो हमें लिंग संलग्न लक्षणों के बारे में। तो पहला हमारे पास है हीमोफीलिया। पहला क्या है हमारे पास, हीमोफीलिया के बारे में जानना है। तो देखिए हीमोफीलिया के बारे में हमें क्या जानना है कि इस रोग में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता। जो हीमोफीलिया रोग होता है, इस रोग में जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा उसके रुधिर का थक्का बिल्कुल नहीं बनेगा और रुधिर बहता रहता है। रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। यहाँ पर क्या बताएगा, रुधिर जब बहुत निकलता रहेगा तो अंत में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह अधिकतर पुरुषों में होता है। ये किस में होता है, अधिकतर पुरुषों में होता है। हीमोफीलिक लक्षण का जीन जो होता है एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। कहाँ पर होता है, एक्स गुणसूत्र पर ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद क्या बताया गया है, वाई गुणसूत्र पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता, यानी कि मतलब बिल्कुल एलियन नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण में हमारे पास है, जैसे हमारे पास है, देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण में आपको क्या करना है, जैसे हीमोफीलिक पुरुष और सामान्य स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स और एच, यानी कि मतलब ये हीमोफीलिया एक्स और वाई गुणसूत्र हैं दोनों, यानी एक्स और वाई। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एच दिखाया गया है। एच का मतलब होता है ये हीमोफीलिया से ग्रसित है व्यक्ति, ठीक है, जो पुरुष है। जबकि एक्स और एक्स से क्या है, सामान्य स्त्री है, कोई भी इसके रोग नहीं है, ना ही ये वाहक है। यहाँ पर क्या होगा, जब ये अलग अलग हो जाएंगे और इनमें
क्या कराया जाएगा, जब संकरण कराया जाएगा यानी क्रॉस कराते हैं जब, तो देखिए यहाँ पर एक्स यानी एच जब मिलेगा तो यहाँ पर क्या बना एक्स एच और एक्स बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या, जब ये इससे मिलेगा गुणसूत्र से तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। एक्स और एक्स का मतलब होता है सामान्य मादा, एक्स और वाई का मतलब होता है सामान्य नर, और एक्स एच और एक्स का मतलब होता है वाहक मादा, और एक्स एच का मतलब होता है रोगी मादा होती है, ठीक है। और एक्स एच वाई का मतलब होता है रोगी नर है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसे हैं, ये दोनों के दोनों सामान्य पुत्र हैं हमारे। ये कैसे हैं, दोनों के दोनों सामान्य पुत्र, ये कंडीशन है ना, सामान्य पुत्र ये दोनों ये। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसे हैं, ये है तो दोनों पुत्रियाँ लेकिन एक ही तो एक्स गुणसूत्र यहाँ पर प्रभावित है, एक तो एक बचा है हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाहक पुत्री, ये क्या है वाहक पुत्री हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं ये कंडीशन कैसी है, ये वाहक पुत्री हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास दूसरा हमारे पास कौन सा रोग है लिंग संलग्न वाला। देखिए यहाँ पर दूसरा रोग हमारे पास है वर्णांता। वर्णांता में क्या लिखना है आपको, वर्णांध मनुष्य लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। इसका जीन क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। ये आपको इतना ध्यान में रखना है, कहाँ पर इस गुणसूत्र स्थित होता है, जीन जो होता है इसका एक्स गुणसूत्र पर हमारा पाया जाता है, स्थित होता है। वाई पर इसका युग्म विकल्पी जो होता है ये क्या होता है, इसका अभाव होता है, ठीक है, एलील का। जैसे हमें उदाहरण में क्या संबंध है, उदाहरण में हमें जाना, उदाहरण यहाँ आपके लिए मेन है। उदाहरण में क्या है, वर्णांध पुरुष एवं वाहक स्त्री द्वारा संतानों में वर्णांता की वंशागति। आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास ये हमारे पास है क्या, वर्णांध पुरुष है। ये कैसा है, वर्णांध पुरुष है। ये सी लगाए ना यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्णांध पुरुष है। और यहाँ पर एक्स सी, एक्स का मतलब है ये वाहक है। ये क्या है, ये वाहक है। यदि यहाँ पर भी सी होता तो ये रोगी होती। ये कैसी होती, रोगी मादा होती, ठीक है। जब इनके मध्य क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर यह वाला जब इससे मिलेगा तो यह बन जाएगा, जब क्रॉस कराएंगे, ठीक है। और जब यह वाला जो है इससे मिलेगा तो यह हमारा बन जाएगा। यह गुणसूत्र जब इससे मिलेगा तो यह बनेगा। जब यह गुणसूत्र वाई वाला जब इससे मिलेगा तो यह बन जाएगा। अब यह वाई वाला गुणसूत्र एक्स से मिल जाएगा तो यह हमारा बन जाएगा। अब देख सकते हैं यह हमारे पास ये क्या है, एक्स सी है ना, ये तो रोगी पुत्री है। ये कैसी है, रोगी पुत्री, ठीक है। जब एक्स सी और एक्स है इसे कहते हैं वाहक पुत्री, क्योंकि ये एक्स अभी बचा है ना, इससे उसका काम चल जाएगा। जबकि अगर दोनों ही ग्रसित होती हैं तो उसे बोलते हैं रोगी। अब यहाँ पर एक्स सी वाई का मतलब रोगी पुत्र है। कैसा है, पुत्र रोगी है, क्योंकि सी वाला यानी एक्स वाला प्रभावित हो चुका है। इसके बाद एक्स और वाई ये कैसा है, सामान्य पुत्र है। ये कैसा है, सामान्य पुत्र है, ठीक है। बस आपको इतना ऐसे करके इतना ही लिख देना है। बस आपको डायग्राम जरूर बना देना है, क्योंकि ये चित्र ही आपके लिए जरूरी है। ऐसे आपको समझा देंगे, रेखा चित्र के द्वारा से आपको ऐसे बना देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।